साहस आवाज सरोकार। बढ़ाइए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी पुलिस का बजट करीब 6.41% बढ़ा है। आपको बता दें, ये बजट पिछले वित्तीय वर्ष से 2350 करोड़ ज्यादा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आउटसोर्सिंग के मद में 204% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विविध खर्चों के लिए 154.80% की बढ़ोतरी मिली है। बड़ी खबर है, जहां यूपी पुलिस के बजट में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस विभाग के स्टेशनरी के बजट में 135% की वृद्धि की गई है। वहीं ट्रांसफर में मिलने वाले भत्ते में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल के बजट में भी 127.79% की बढ़ोतरी है। पीएससी की 24 कंपनियों के लिए अब 120 वाहन खरीदे जाएंगे। वहीं ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि साइबर थानों के लिए 5,07 करोड़ से ज्यादा वाहन खरीदे जाएंगे। वहीं होमगार्ड विभाग को भी सौगात दी गई है। ये बड़ी खबर है, जहां यूपी पुलिस का बजट इस बार 6.41% बढ़ा दिया गया है। ये पूरा बजट पिछले वित्तीय वर्ष से 2,350 करोड़ ज्यादा है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, जिस तरह यूपी पुलिस के बजट में बढ़ावा हुआ है, क्या ये मानकर चला जाए कि अब यूपी पुलिस को जो सुविधाएं मिलती रही हैं, उनमें अब और भी ज्यादा इजाफा देखने को जल्द ही मिलने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है किरण जी, जिस तरीके से यूपी पुलिस को इस बार जो बजट पास हुआ है वो 6.41 में वृद्धि बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 2350 करोड़ रुपए जो अधिक इस बार मिले हैं, उसको लेकर के जो यूपी पुलिस की जो सुविधाएं हैं वो जाहिर सी बात बढ़ेगी। क्योंकि जो उनके पास पीआरवी की बात की जाए पावर मूवर गाड़ियों की बात की जाए या फिर पिंक बूथों की बात की जाए, क्योंकि इन सभी गाड़ियों की भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए ट्रांसफर में मिलने वाले भत्ते की अगर बात की जाए, वो भी 25% बढ़ने की बात कही गई है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के जो कार्यशैली की बात की जाए, उनके भत्तों की बात की जाए, इन सभी में बढ़ोतरी हो रही, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर भी कहीं ना कहीं काफी असर भी देखने को मिल सकता है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मलिहाबाद ट्रिपल मर्डर का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी लल्लन, उनका बेटा फराज और ड्राइवर अशरफी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और तीनों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, आरोपी लल्लन, उनका बेटा फराज और ड्राइवर अशरफी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस अब तक इस मामले में जांच कहां तक पहुंचा पाई है? पुलिस का इस बाबत कोई बयान सामने आया है अभी तक? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, मलियाबाद में जो ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इस मामले के जो 3 आरोपी हैं, ललन और उसका बेटा फराद और ड्राइवर असरफी, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जिसको जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्योंकि अभी इस मामले की अगर बात की जाए तो अभी एक आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि 4 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में 3 लोगों की तो फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन एक जो आरोपी है वो अभी गिरफ्त से दूर है। इसके साथ ही इस मामले में जो अभी पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जो जमानत याचिका थी उसकी जो रिपोर्ट आती है उस पर रिपोर्ट पुलिस की नहीं गई है, जिसके कारण उनकी जो याचिका है वो भी खारिज कर दी गई। इसके साथ ही जो अगर नोटिस की बात की जाए, नोटिस देने की जो बात कही जा रही है, क्योंकि अभी इस मामले में जिन लोगों के बयान दर्ज होने हैं, जिसमें तहसीलदार की अगर बात की जाए या फिर लेखपाल की बात की जाए या फिर मृतक परिवार के जो पक्ष की बात की जाए, जिसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इन लोगों के अभी बयान दर्ज होने और इसके साथ ही पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में एनएसए की जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं की जाएगी। और इसके साथ ही जो आरोपी लल्लन है उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर एनएसए की कार्रवाई लगने के बाद उसकी संपत्ति को भी कहीं ना कहीं कुर्क करने का दावा किया जा रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।
आज यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। लगातार यूपी में बजट सत्र चल रहा है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां बजट के चौथे दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने वाली है। वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने दावा किया है कि ये अब तक का उनका सबसे बड़ा बजट है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश आज सदन में कर सकता है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, ऐसे में सदन विपक्ष में हंगामा कर सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या विपक्ष की ओर से अभी तक कोई खबर सामने निकल कर आई है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल किरण, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सदन की जो कार्रवाई है उसमें कई चीजें होनी, पहले होना है राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से जब राज्यपाल अपना अभिभाषण देने पहुंचे थे और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, उसको देख के तो साफ तौर पर लगता है कि आज भी कहीं आसार है, क्योंकि बजट कल जिस तरीके से पेश किया गया है, बजट को लेके भी जो विपक्षी दल है वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। और अब जब क्योंकि अभिभाषण पर चर्चा होनी है तो अभिभाषण के दौरान कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो गिनाई गई थी राज्यपाल की तरफ से, जिससे मुतमईन नहीं हुआ तो विपक्ष जो हंगामा कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आज भी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी दिवाकर, क्या ये भी मानकर चला जाए कि जिस तरह पिछली बार विपक्ष ने हंगामा करते हुए एक अलग ही रूप दिखाया था, इस बार भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है? बात है, अपने अलग अलग तरीके होते हैं, विरोध जताने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आज जो हंगामा हो कैसा होगा, उसको स्वरूप कैसा होगा, ये तो नहीं अभी अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हो सकता है कि बिल में होकर विपक्ष हंगामा करे, हो सकता है कि विपक्ष जो है वॉकआउट कर जाए, ये सारी चीजें हो सकती है। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिवाकर, आगे भी बने रहिए हमारे साथ। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का अयोध्या दौरा तय हुआ है। अरुणाचल के सीएम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अरुणाचल के सीएम पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि 70 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचेगा। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का अयोध्या दौरा तय हुआ है और 70 मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री राम लला के दर्शन करने पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर है, जहां अयोध्या में अरुणाचल के सीएम का दौरा तय हुआ है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, अरुणाचल के सीएम का रामलला के दर्शन करने का दौरा तय हुआ है, 70 और भी मंत्री उनके साथ पधार रहे हैं, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि चाहे जो भी प्रदेश हो, लोकसभा को साधने के लिए अब ये धर्म वाला मुद्दा हर कोई उठाने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी शासित राज्यों का पहले से ही तय हो गया, वो भगवान रामलला के अयोध्या आएंगे मंत्रिमंडल के साथ। उसी कड़ी में आज अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो 70 सदस्यीय उनका मंत्रिमंडल जो अधिकारियों का दल है उसके साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका विमान जो है वो अयोध्या के एयरपोर्ट में उतरेगा और वहां से वो दर्शन करने जाएगा। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर बात करें तो 9 बजे उनको लैंड होना था यहाँ पे। इसके बाद 9:30 बजे उनको राम मंदिर 9:30 से भगवान रामलला के दर्शन राम मंदिर में करने थे। 12:30 बजे फिर वो जो है से वापसी के लिए। बात है कि आज अरुणाचल प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल अधिकारियों के साथ दर्शन करने आ रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी शासित जितने विधायक हैं सभी मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ दर्शन करने धीरे धीरे आएंगे। और इससे साफ तौर पे है कि माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की है लोकसभा चुनाव के लिए, राम में माहौल पूरी तरीके से हो जाए जिससे कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें, एटीएस ने सत्येंद्र को कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की थी और अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एटीएस की कस्टडी रिमांड पर
आज सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर है, जहां आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। आपको बता दें, एटीएस ने सत्येंद्र को कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी दाखिल की है। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां एटीएस की कस्टडी रिमांड पर आज सुनवाई होने वाली है। एटीएस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को कोर्ट ने जेल भेजा था। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, इस खबर से जुड़ी ज्यादा अपडेट्स अभी तक क्या सामने आ रही हैं? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को जिस तरह से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, एटीएस ने गिरफ्तार करने के बाद जो सूचनाएं आईएसआई को जो है पास करने को लेकर के जो आरोप थे, उन सभी आरोपों को में फिलहाल जेल तो भेज दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए एटीएस जिस तरीके से इनकी रिमांड लेने की बात कर रही है, तो रिमांड को लेकर के आज कोर्ट में इस सुनवाई होगी। और सुनवाई में अगर रिमांड मिल तो उस रिमांड के बाद सत्येंद्र सिंह से कहीं ना कहीं पूछताछ हो सकती है कि आखिर उसने जो सेना की जो सूचनाएं हैं वो किसको किसको पास की हैं, और अभी तक इस मामले में उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं तफ्तीश होगी। तफ्तीश के बाद कहीं ना कहीं और भी गिरफ्तारियां बढ़ने को मिल सकती हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। आगामी चुनाव को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक होने की खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर हर कोई बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। पुलिस लाइन में आज सीपी की बैठक तय हुई है। इस बैठक में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और सभी थाना अध्यक्षों को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ ही दूसरे इवेंट्स को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां जेसीपी, कानून व्यवस्था सहित तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। कलीम, पुलिस लाइन में सीपी की बैठक होनी है, सभी बड़े अधिकारियों को इस बैठक में आना है। इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्या इस बाबत अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, नए डीजीपी जो कार्यवाहक प्रशांत कुमार बने हैं, उन्होंने कई कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की थी। इसी बैठक के निर्देश में जो आगामी चुनाव है और उसके साथ ही जो अन्य इवेंट है, उनको उन सभी चीजों को लेकर के सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने इलाकों में बैठक करें, मीटिंग लें और कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। इन सभी बैठकों को लेकर के साफ तौर से देर रात की बात की जाए तो लखनऊ कमिश्नरेट में जो कमिश्नर एसबी सरोडकर है, उन्होंने एक बैठक की है जिसमें जेसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, एससीपी समेत जो थाना अध्यक्ष हैं वो सभी शामिल हुए थे। और सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आगामी चुनाव को लेकर के किसी तरह की भी कोई भी लापरवाही ना देखी जाए, क्योंकि जिस तरह से धारा 144 जो लागू है, धारा 144 लागू होने के दौरान भी किसी तरह की अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो तत्काल अगर कोई घटना भी होती है तो स्पॉट पर कुछ ही समय में पहुंचे और उसकी बारीकी से जांच करें। किसी तरह की अगर कोई लापरवाही होती है तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय थाना अध्यक्ष उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं निर्देशों के आधार पर पूरी रिपोर्ट भी एक तलब की जा रही है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। बाराबंकी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सीएचसी परिसर में दो युवक जमकर भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी और मरीज हैं, जिनके बीच पहले कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तमाम रिएक्शंस दे रहे हैं। ये पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी परिसर का बताया जा रहा है। बाराबंकी सीएचसी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएचसी परिसर युद्ध का मैदान बन गया। यहाँ पर दो युवक आपस में भिड़ गए और बाद में पता चला कि ये सीएचसी के कर्मचारी और एक मरीज हैं, जिनके बीच पहले कोई कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी परिसर का बताया जा रहा है। हमीरपुर में पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। हमीरपुर में पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है, जहां 4 दिन पहले लापता हुए युवक की तलाश नहीं हो पाई है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले युवक गायब हुआ था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला और 4 दिन बाद उसका शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और परिवार का आरोप है कि हत्या करने के बाद उनके बेटे को दफन कर दिया गया है। पुलिस की लापरवाही का लगातार आरोप लग रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि
पुलिस दूसरी ओर जांच का आश्वासन भी दे रही है। ये पूरा मामला मझगवां थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर में पुलिस पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है, जहां 4 दिन पहले लापता हुए युवक को पुलिस खोज नहीं पाई। ऐसा आरोप लगाते हुए परिवार का कहना है कि उनके घर से 4 दिन पहले युवक लापता हुआ था और 4 दिन बाद खेत में गड़ा हुआ उनका शव मिला है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, अब तक इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस पर आरोप लग रहा है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा मामला जिले के मझगवां थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ पर आज सोमवार की दोपहर गांव के बाहर खेतों में एक 40 वर्षीय युवक का शव जो है खेत में दफन पाया गया है, जिसकी सूचना पर यहाँ की पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हाल फिलहाल बता दूं कि ये पूरा मामला पुलिस की लापरवाही से हुआ है। परिजनों की माने तो परिजनों ने बीते 4 दिन पहले यहाँ के थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस ने ये रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन युवक की तलाश में कोई जो है दिलचस्पी नहीं ली। जिसके बाद सोमवार की दोपहर गांव के बाहर खेतों में ये दफन शव पाया गया। परिजनों का कहना है कि उस युवक की हत्या करके उसके शव को जो है अज्ञात हत्यारों ने दफन किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। जी ब्रिजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या परिवार ने किसी पर शक जाहिर किया है, किसी के खिलाफ लिखित शिकायत या फिर किसी का नाम बताया है कि उन्हें किसी के ऊपर शक हो या कुछ दिन पहले कोई विवाद हुआ हो? देखिए, परिजनों की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि परिवारिक जनों से तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी यहाँ की मौदार कोतवाली क्षेत्र में एक 2 साल की मासूम बच्ची का घर के बाहर से अपहरण हुआ था, जिसकी 25 दिन बाद गाँव में ही बॉडी मिली थी, जिसमें भी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। ये दूसरा मामला पुलिस की लापरवाही का दूसरा मामला जिले के मझगवां थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पुलिस की लापरवाही से ये जो है युवक की मौत होने की जो है परिजन बात कर रहे हैं। अगर पुलिस इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शायद गंभीरता से पुलिस की इस युवक की तलाश करती तो शायद युवक की जान बच गई होती, ये परिजनों का कहना है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद ब्रिजेश। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसका इंतजार दोनों पक्षों को है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक को लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी जाए और इसी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये याचिका दायर हुई थी, जिसमें आज ये बड़ी सुनवाई होनी है। लखनऊ में एसटीएफ यूनिट गोरखपुर को बड़ी सफलता मिलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक सरकारी नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लगातार आरोपी के खिलाफ शिकायतें हो रही थी, जिसके बाद आरोपी को कूट रचित दस्तावेज के सहारे नौकरी प्राप्त करने की खबर मिलने के बाद एसटीएफ ने दबोचा है। आरोपी का नाम धर्मेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि आरोपी कंपोजिट विद्यालय में तैनात था। लखनऊ एसटीएफ यूनिट गोरखपुर को बड़ी सफलता मिलने की खबर सामने आ रही है, जहां एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में नगर निगम ने कई दुकानों को सील कर दिया है। एक बार फिर से नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है, जहां गृह कर जमा ना कर पाने पर कई दुकानों पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि त्रिवेणी नगर महानगर में कुर्की अभियान चलाया गया है, जहां बकाया जमा ना करने पर 5 दुकानें नगर निगम ने सील कर दी हैं। लखनऊ में तत्कालीन एसडीएम बीकेटी
में ज्योत्सना यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश के बाद ज्योत्सना यादव पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2017 में ज्योत्सना यादव एसडीएम थी, जिस दौरान उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तत्कालीन तहसीलदार बीकेटी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां वकील कल्लन सुशील रावत कुंवर बहादुर पर भी एसडीएम के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बिल्डर जयप्रकाश शुक्ला और तत्कालीन एसएसआई गिरीश चंद्र पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एसआई भूपेंद्र सिंह, थाना बीकेटी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज होने की ये बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीकेटी थाने में कई गंभीर आरोपों में एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।